हैं पेरिनल एब्सेस जब हील करती है, जब उसका ज़ख़म भरता है, तो 40% लोग जिनको पेरिनल एब्सेस होती है वो उनका ज़ख़म मुकम्मल तौर पर नहीं भरता, और वो जो पेरिनल एब्सेस का ज़ख़म भरते भरते वो पेरिएनल फिस्टुला या एनल फिस्टुला, जैसे हम बता रहे हैं आपको, एनल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सलवर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सरानी, और आज फिर हमेशा की तरह डॉक्टर ज़ीशान सलवर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप अपना कीमती वक्त दिया। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से आपके डाउट्स क्लियर हो गए। बहुत सी ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आपको चाहिए कि आप पिछली जो हमारी वीडियो सीरीज़ वाइज चल रही हैं तो उसको आप ज़रूर देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनल फिस्टुला। इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से बगैर टाइम ज़ाया किए हुए सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा है कि एनल फिस्टुला क्या है? व्हाट इज़ एनल फिस्टुला? थैंक यू वेरी मच सरानी। एनल फिस्टुला ना एक और पखाने की जगह की एक बीमारी है, जिसमें पखाने की जगह पर पखाने की जगह के साथ एक या एक से ज़्यादा जो है ना वो सुराख बन जाते हैं। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह बेसिकली कॉन्स्टिपेशन है। वो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, पखाने की जगह पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसकी इन्फेक्शन हो जाती है। वो जब इन्फेक्शन होती है तो पखाने की जगह पर दर्द, सूजन हो जाती है, और वो सूजन और दर्द बढ़ते बढ़ते एक एक जो रेशे वाला एक फोड़ा बना देती हैं पखाने की जगह पर। जैसे ही वो बनता है, मरीज़ जो है ना, इसको हम पेरिएनल एब्सेस बोलते हैं। मरीज़ उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका ऑपरेट करके उसको 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 चीरा लगा देता है और उसको रास्ता दे देता है। जैसे उसको रास्ता मिलता है, दर्द में कदरे अफाका हो जाता है। तो पेरिएनल एब्सेस जब उसके बाद हम उसकी पट्टी करते रहते हैं। पेरिएनल एब्सेस जब हील करती है, जब उसका ज़ख़म भरता है, तो 40% लोग जिनको पेरिनल एब्सेस होती है वो उनका ज़ख़म मुकम्मल तौर पर नहीं भरता, और वो जो पेरिनल एब्सेस का ज़ख़म भरते भरते वो पेरिएनल फिस्टुला या एनल फिस्टुला, जैसे हम बता रहे हैं आपको, एनल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। 60% लोग ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिसमें जब पेरिनल एब्सेस को हम उसको चीरा देते हैं, वो ज़ख़म भरते भरते मुकम्मल तौर पर भर जाता है और वहाँ पर कोई निशान नहीं रहता। तो ये जो 40% लोग हैं जिसमें हमने एब्सेस को चीरा दिया होता है, तो वो ज़ख़म भरते भरते अल्टीमेटली एक छोटा सा सुराख रह जाता है पखाने की जगह के साथ, जिसको हम एनल फिस्टुला बोलते हैं। फिर इसकी अलामात कैसे हमें पता चलेंगी? इसकी अलामात अभी ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। एनल फिस्टुला बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एनल फिस्टुला जो है पखाने की जगह के साथ एक छोटा सा सुराख बन जाता है। इस सुराख से बसा औक़ात गंदा पानी निकलेगा, या खून निकलेगा, या रेशा निकलेगा जिससे कपड़े गंदे होंगे। कुछ लोगों में ये जो गंदा पानी है या रेशा है, ये इतना फ्रीली नहीं निकलता, ये रुक जाता है। तो रुकने की वजह से वहाँ पर सोजिश हो जाती है, और उसकी वजह से लोगों को दर्द भी होती है। और जैसे ही उसको रास्ता मिलता है और वो बाहर निकल आता है, तो ये दर्द में, तकलीफ़ में कदरे अफाका हो जाता है। तो इस तरह से या तो वो कुछ लोगों में वो एक सुराख होता है, उस सुराख से कुछ इस तरह का मवाद निकलता है, या वो मवाद अगर रुक जाए तो दर्द, तकलीफ़ और बुखार की कैफियत भी हो सकती है। ठीक है सर, लेकिन इसकी सब जो तशख़ीस है वो कैसे करेंगे? डायग्नोस कैसे करें हम इस चीज़ को? जब भी एक बात ज़हन में रखें, आपको इस तरह की अलामात हों तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अपने मौलिद से मिलने की ज़रूरत है। जैसे हम पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताते रहे कि पखाने की जगह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, और हर बीमारी को आप उसको बवासीर ना समझें, आप अपने मौलिद से मिलें और उससे मुआयना करवाएं। तो ऐसे ही एनल फिस्टुला भी है कि मौलिद आपका मुआयना करने के बाद वो आपको बता सकता है कि ये आपको एनल फिस्टुला की बीमारी है। बहुत कम ऐसा होता है, आप ये कहें कि 10 से 15% लोगों में ऐसे होता है कि जिसमें एनल फिस्टुला की तशख़ीस की जाती है, लेकिन उस फिस्टुला की नोयत को जानने के लिए, उसकी गहराई को जानने के लिए, उसमें कितने रास्ते हैं, रास्ते कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इसके लिए हमें 2 टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग सिर्फ़ एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, वो करके वहाँ से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं।
कुछ लोग एमआरआई कराना चाहते हैं और एमआरआई करा के ये काम करना चाहते हैं। तो 10 से 15% लोगों में एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर औक़ात सिर्फ मौलिज का मुआयना जो है वो हमें ये तशख़ीस दे सकता है कि ये हमें एनल फिस्टुला की बीमारी है। तो फिर इसका इलाज कैसे करें? सरानी, जो एनल फिस्टुला है वो दो तरह के होते हैं। इतनी दो तरह डिफरेंट तरह की होने की वजह से इनका तरीका इलाज भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अगर तो एनल फिस्टुला एक सिंपल एनल फिस्टुला होता है, छोटा सा रास्ता होता है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, तो एक ही बार में ऑपरेशन करके उसको पूरे को निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ फिस्टुला ऐसे होते हैं जो कि जिनका जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके रास्ते एक से ज़्यादा होते हैं, जिनके रास्ते ज़्यादा ऊंचे गए होते हैं, ज़्यादा गहराई में गए होते हैं, तो ऐसे जो फिस्टुला होते हैं उनको हम स्टेज में काम करना पड़ता है। अगर हम एक ही दफ़ा में सारा काम करने की कोशिश करें, एक ही दफ़ा में सारा फिस्टुला निकालने की कोशिश करें, तो इस चक्कर में जो पखाने की जगह का जो कंट्रोल है उसके पट्टे कट जाते हैं, और अगर वो पट्टे कट जाएं तो फिर पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो तो बंदा पैम्पर पे चला जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसलिए क्या किया जाता है कि जो फिस्टुला का कुछ हिस्सा ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और कुछ बाकी मांदा हिस्से के अंदर डोरी या एक धागा डाल दिया जाता है, जिसको वक्त के साथ साथ हम टाइट करते रहते हैं। ये डोरी जो है आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते को काटती जाती है और पीछे से साथ साथ उसकी हीलिंग करती जाती है, और इस तरह से ये जो हमें डर होता है कि एक ही दफ़ा में सारे पट्टे ना कट जाएं और पखाने का कंट्रोल ना ख़राब हो जाए और पैम्पर ना लगाना पड़ जाए, हम इससे बच जाते हैं। लेकिन है कि ये फिर एक स्टेज प्रोसीजर होता है जिसमें हमें एक दफ़ा में हम ऑपरेशन करते हैं और 3 या 4 मरतबा मुख्तलिफ़ औक़ात में मरीज़ को बुला के उस डोरी को या धागे को हमें टाइट करना पड़ता है। तो इस तरह से ऑपरेशन जो है वो उसकी नौइयत जो बीमारी की नौइयत पे डिपेंडेंट है कि ये अगर सिंपल फिस्टुला है तो ऑपरेशन की नौइयत कुछ और होगी, और अगर ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो ऑपरेशन की नौइयत कुछ और होगी। सर, मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं सोच रहा हूँ तो लोग भी सोचते होंगे कि सरतान जो कैंसर है उसका सबब तो नहीं बनता ये। अभी तक हमने आपसे सरानी बहुत सारी हमने जब स्टार्ट किया था तो हम पखाने की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बातें हमने शुरू की, जिसमें से हमने आपने एक एनल फिशर की वीडियो भी हमने देखी। हम आज एनल फिस्टुला पे बात भी कर रहे हैं। तो ये जो आपने जैसे सरतान की बात आपने की है, तो ये सरतान की बात भी हमारी एक अगली वीडियो आएगी जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि जी आपको कैसे पता लगेगा, किस अलामात से पता लगेगा कि ये पखाने की जगह का जो मुझे मसला है ये कहीं सरतान तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि एनल फिस्टुला की जो बीमारी है ये सरतान नहीं है। ये ना इसके होने से सरतान है, ना लॉन्ग टर्म में अगर हम ऑपरेशन नहीं कराते और लंबे चलते हैं तब भी इसका सरतान में तब्दील होने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है। ऑपरेशन के बाद एहतियात क्या करें इस हवाले से? एनल फिस्टुला का जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसको ज़हन में रखें कि हमें पट्टी करने की ज़रूरत होती है। एक ज़ख़म होता है पखाने वाली जगह पर, उसको टांके नहीं लगाए जाते, उस ज़ख़म को खुला छोड़ा जाता है, और ये जो ज़ख़म खुला छोड़ा जाता है इसकी पट्टी करनी होती है। पट्टी करने का एक ख़ास तरीक़ाकार है कि पट्टी गॉज़ पीस को लेके ज़ख़म के अंदर उसकी फिलिंग करने की ज़रूरत होती है। ज़ख़म के ऊपर अगर हम गॉज़ रख देंगे तो ज़ख़म का जो जिल्द है वो पहले बंद हो जाएगी, और वो दरमियान में जो कैविटी पड़ी रह जाती है उसकी वजह से वो फिसला दोबारा बनने का इम्कान होगा। इसलिए मैं दोबारा बताता चलूँ कि पट्टी जो है, पट्टी ज़ख़म के अंदर भरने की ज़रूरत होती है, ना कि ज़ख़म के ऊपर रखनी चाहिए। सर, फिर पट्टी जो है फॉर एग्जांपल ज़ख़म इस तरह है, फिर उसको अंदर यानी कि अंदर करने की ज़रूरत है या जस्ट उसके ऊपर रखने की? बिल्कुल, यही मैं दोबारा बात बताता हूँ कि जो ज़ख़म जो पट्टी है, पट्टी ज़ख़म को भरने की ज़रूरत है, ज़ख़म के ऊपर नहीं रखनी है आपने। तो इसका मतलब फिर यही हुआ कि फिर जो एक्सपर्ट है वही फिर पट्टी उसकी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। पट्टी जो है वो आप जहन में रखें कि पहले 6-7 दिन किसी एक्सपर्ट से पट्टी ज़रूर करवाएं ताकि ये मामला कंट्रोल रहे, और उस 6-7 दिनों में मरीज़ या मरीज़ के साथ के जो लाहिकीन हैं वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो ख़ुद भी पट्टी कर सकते हैं। दूसरी एहतियात जो ऑपरेशन के बाद करने की ज़रूरत है वो नीम गर्म पानी में बैठना है। वो जो ये इसका मकसद एक तो ज़ख़म को साफ़ रखना भी है, और दूसरा मकसद टकोर करना भी है ताकि दर्द जो है ना, दर्द की शिद्दत जो है ना वो कंट्रोल में रहे। ज़ख़म के बारे में ज़हन में रखिएगा, ज़ख़म में जो दर्द की शिद्दत है वो पहले 6 से 7 दिन रहती है,
उसके बाद ज़ख़म जो है उसमें दर्द की शिद्दत कदरे कम हो जाती है, बंदा पट्टी करके अपने काम शाम कर सकता है। और ज़ख़म का भरना ऐसे भरना कि जल्द आ जाए, इसके लिए कम से कम 6 से 8 हफ़्ते दरकार होते हैं। 8 हफ़्तों में कम से कम जाके ज़ख़म ऐसे हो पाता है कि जिसमें बिल्कुल जल्द बन चुकी होती है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि दर्द का दौरानिया पहले 6 से 7 दिनों का है, उसके बाद दर्द की शिद्दत में काफ़ी कमी हो जाती है। सर इसमें एक और प्लीज़ चीज़ ऐड करते जाइएगा। बहुत से जो मरीज़ हैं, मैंने अक्सर देखा है, मैं भी रिसर्च की है इसके ऊपर, तो लोग जो है ना बैठते हुए बड़ा तकलीफ़ होती है, उनको क्या चीज़ रिकमेंडेशन करेंगे उनके लिए? हाँ, बैठने में ज़री बात है, एक ऑपरेशन हुआ होता है तो ऑपरेशन के बाद उस जगह पे दर्द हो रही होती है। इस दर्द का हल नीम गर्म पानी में बैठना है, और जब हम बैठ रहे हों तो अपनी सीट को नरम करेंगे तो उससे भी मामलात बेहतर होंगे। इसी तरह से एक और बात जो हम एक हमारा एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का कि जब भी ऑपरेशन हुआ हो तो हमने नरम ग़िज़ा खाते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं जी ऑपरेशन हुआ है तो ग़िज़ा को हल्का फुल्का रखें। ये जो पखाने की जगह के जितने भी ऑपरेशन है, इस बात को जहन में रखें कि यहाँ पर आपको अगले दिन रोटी खा लेनी है, आपको रोटी खानी है, आपको इसबगोल का छिलका खाना है। हम ये चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद जितनी जल्दी हो सके आपको पखाना आ जाए। अगर हम नरम खुराक खाएंगे या ऐसी खुराक खाएंगे जिससे पखाना नहीं बनता तो पखाना आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो पखाना करते हुए जितने दिन लग जाएंगे उतना ही पखाना अंदर पड़े पड़े सख्त हो जाएगा, और ज़ख़म की मौजूदगी में पखाने को बाहर निकालना बहुत तकलीफ़देह अमल होगा। इसलिए अगर पखाना रोज़ाना आता रहेगा तो वो नॉर्मल होगा, वो नरम होगा, और उसको करते हुए ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन रोटी खा लेनी चाहिए ताकि पखाना जल्दी से जल्दी आ जाए और उसमें 2 से 3 दिन का वक्फ़ा ना पड़ जाए, ताकि हम लोग अपने इस दर्द के अमल को कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज की वीडियो तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। नाज़रीन, आज की वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत अच्छी होने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को देखें तो हमारी जो पहले 3 से 4 वीडियोज़ जा चुकी हैं, यानी कि कब्ज़ से लेकर अब तक एनल फिस्टुला तक, फिर आपको इसकी सही डिटेल में जो है समझ आएगी। इसके साथ साथ आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बीमारी पे भी हम बात करेंगे। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम सरानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।